एक डॉक्टर अपने कंपाउंडर की हत्या कर देता है, उसका यह कृत्य क्या कहलाता है? यह कहलाता है अपराध। समाजशास्त्री सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रकार का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन सदरलैंड का है। समाजशास्त्री सिद्धांत की केंद्रीय धारणा यह है कि अपराध उन्हीं प्रक्रियाओं की देन है जिनसे समाज में अन्य प्रकार के व्यवहार प्रभावित होते हैं। कुछ समाजशास्त्री यह मानते हैं कि सामाजिक संगठन न्यूनतम होने के कारण अपराध होता है। समाज में कुछ असहयोग प्रक्रियाएं जैसे संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि हमेशा चलती रहती है जो आपराधिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इस संप्रदाय में सदरलैंड का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनके अनुसार संगति अपराध का कारक है, अर्थात अपराध जन्मजात न होकर के बुरी संगति में सीखे जाते हैं। इनके अनुसार व्यक्तिगत मित्रता, निष्क्रिय समूह की सदस्यता तथा अंतःक्रियात्मक समूह की संगति सामान्य व असामान्य व्यवहारों को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने सामाजिक संगठन की प्रकृति को भी अपराध से जोड़ने का प्रयास किया है। किसने कहा? अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिससे कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। तो ये परिभाषा लैंडिस एवं लैंडिस की है। लैंडिस एवं लैंडिस के अनुसार अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है और जिसके लिए दंड देने हेतु राज्य शक्ति रखता है। एलियट एवं मैरल के अनुसार अपराध कानून द्वारा निषिद्ध वह कार्य है जिसके बदले में उसे कर्ता को मृत्यु, जुर्माने, कैद, काम, घर, सुधार गृह या जेल के द्वारा दंडित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मार्वर के अनुसार अपराध कोई भी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। ब्रांस एवं टीटर्स के अनुसार अपराध एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार है जिनसे सार्वजनिक भावना को कानून से निषिद्ध सीमा तक तोड़ा है। रेटली ब्राउन के अनुसार अपराध उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड देने की व्यवस्था है। क्लिनार्ट के अनुसार अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है। वेस्टरमार्क के अनुसार प्रथाएं व कानून नैतिक विचारों पर आधारित होते हैं तथा अपराध व्यवहार की वे प्रतिमान है जो समाज द्वारा अपराध माने जाते हैं। बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितनी श्रेणियों में बांटा? तो 4 श्रेणियों में उन्होंने बांटा था। बोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को 4 श्रेणी में बांटा है। समाज जिसमें व्यक्ति रहता है वह मानवीय समाज कहलाता है। मानवीय समाज में मानवीय नियम, कानून समाज व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग समाज के लिए बनाए जाते हैं। बने हुए सामाजिक नियमों को तोड़ने को अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। सामाजिक नियमों में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मानवीय रहन सहन के नियम विभिन्न समय और सभ्यताओं के अनुसार प्रतिपादित किए जाते हैं। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह कथन दुर्खीम जी का है। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार दुर्खीम ने व्यक्त किया था। उनके अनुसार जब समाज में संभ्रांति, मानहीनता तथा सामाजिक तंत्रों को नियमित करने वाला कोई समरूप नियम नहीं होता तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तियों की उपलब्धियां तथा उनकी आकांक्षाओं में अंतर काफ़ी बढ़ जाता है और उनकी जीवन संतुष्टि काफ़ी कम हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में लोगों में आपराधिक प्रवृत्तियां तीव्र हो जाती हैं। निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने 2 भागों में विभाजित किया? तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर एवं स्टॉप। पीजीटी 2016 का प्रश्न है। अलेक्जेंडर एवं स्टॉप ने अपराधियों को निम्न 2 भागों में बांटा है, आकस्मिक अपराधी एवं दीर्घकालिक अपराधी। दीर्घकालिक अपराधी के निम्न 3 उप समूह हैं: सामान्य, तंत्रिकामय पीड़ित और शारीरिक विकृति। आकस्मिक अपराधी वे हैं जो साधारण परिस्थितिवश
एक या अनेक अपराध करते हैं। दीर्घकालिक अपराधी वे हैं जो बार बार अपराध करते हैं। इसमें सामान्य अपराधी वे हैं जो प्रायः अन्य अपराधियों के संपर्क के कारण अपराध करने लगते हैं। तंत्रिका में पीड़ित अपराधी वे व्यक्ति हैं जो दोषी भावनाओं, व्यक्ति के संघर्ष, व्यग्रता, अकुशलता आदि के कारण कानून का उल्लंघन करते हैं। शारीरिक विकृत अपराधी वे होते हैं जो अपने अंगों में विकृति और मानसिक हीनता आदि के कारण अपराधों की ओर प्रवृत्त होते हैं। अपराध का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात हैं? तो यह प्ररूपवादी संप्रदाय मानता है। अपराधी को जन्मजात अपराधी मानने वाले विद्वानों के संप्रदाय को प्ररूपवादी संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय की मान्यता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं तथा अपराधियों की कुछ शारीरिक या मानसिक विशेषताएं इस प्रकार की होती हैं कि जो उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न प्रमाणित करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय मुख्य रूप से लामरासो को है। लामरासो ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराधी व्यक्ति के लक्षण भिन्न प्रकार के होते हैं जो जन्म से ही उनमें देखे जा सकते हैं। इन लक्षणों को अपराधियों की शारीरिक विशेषताओं के रूप में जाना जा सकता है। लामरासो के अतिरिक्त गैरोफेलो तथा एनरिक फेरी ने भी अपराधी को जन्मजात माना है। समाजशास्त्रीय संप्रदाय के प्रेरता बेथम थे। इंग्लैंड में यह सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुआ। सन 1764 ईस्वी में बेकारिया ने इस सिद्धांत का उपयोग दंड शास्त्र में किया। बेकारिया के अनुसार अपराध सुखवादी दर्शन पर आधारित है तथा व्यक्ति तभी अपराध करता है जबकि वह सुख दुख की तुलना करके यह अनुभूति करता है कि उसे अपराध करने में दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलता है। सुखवादी दर्शन पर आधारित इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि व्यक्ति तभी अपराध करता है जब उसे इसमें सुख प्राप्त हो। समाजशास्त्रीय संप्रदाय की केंद्रीय धारणा यह है कि अपराध उन्हीं प्रक्रिया की देन है जिनसे समाज के अन्य प्रकार के व्यवहार प्रभावित होते हैं। इस संप्रदाय में सदरलैंड का नाम सबसे प्रमुख है। भौगोलिक संप्रदाय के प्रेरता क्वेटलेट तथा ग्वेरी हैं। इस संप्रदाय में कहा गया जलवायु, ऋतुएं, प्रतिकूल प्राकृतिक शक्तियां आदि अपराध के लिए जिम्मेदार है। क्वेटलेट तथा ग्वेरी के अनुसार अनुकूलन भौगोलिक एवं सामाजिक दशाएं को कम करती हैं, जबकि प्रतिकूल दशाएं अपराध को प्रोत्साहन देती हैं। मौसम में परिवर्तन से अपराध की दर में भी परिवर्तन होता है। अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत। जन्मजात अपराधी सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो लामरासो ने प्रस्तुत किया था। अपराधी जन्मजात होते हैं, लामरासो। अपराधी जन्मजात होते हैं, लामरासो। अपराधी जन्मजात होते हैं, लामरासो। बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। अपराधी के मैक्रो समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? ये सभी आते हैं। अपराध के मैक्रो समाजशास्त्र में 4 प्रमुख सिद्धांत हैं: विसंगति एनोमी सिद्धांत, विभिन्न अवसर सिद्धांत, विचलित उपसंस्कृति सिद्धांत, विरोधी नीति अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसमें सही मिलान करना था स्वरा है। देखिए, श्वेतवसन अपराध सदरलैंड, जैविक अभिगम यूरोपीय, अपराध शास्त्री शारीरिक विज्ञान जो था वो लामरोसो थे, समाजशास्त्री अभिगम अमेरिकी अपराध शास्त्री संप्रदाय। अपराध शास्त्र में विभेदक साहचर्य यानी विसंगति का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसे सदरलैंड ने दिया था। अमेरिकी समाजशास्त्री के शिकागो परंपरा के प्रतिनिधित्व एडविन एच सदरलैंड ने बहुत सारे अनुभाषित तथ्यों के आधार पर विभेदक साहचर्य मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कभी कभी इसे ही संस्कृति संचरण का सिद्धांत कहते हैं या उपसंस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। सदरलैंड का कहना है कि जब व्यक्ति को समाज में समायोजित करने का कोई वैध तरीका नजर नहीं आता तो वो विसामान्य व्यवहार करने लगता है। यह विसामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत खोज नहीं होती, चूंकि समाज में पहले से
इस प्रकार की उपसंस्कृतियां मौजूद होती हैं। वह उसके संपर्क में आकर के उसका अनुसरण मात्र करता है। उनका विचार है कि लोग अपराधी जन्मजात से नहीं होते, व्यक्ति समाज में आकर सीखता है। अपराध शास्त्र में विभेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है सदरलैंड ने। आकस्मिक अपराधी वह है जो अवसर मिलने पर अपराध करता है। आकस्मिक अपराधी वे अपराधी हैं जो अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध कर बैठते हैं। इनकी आपराधिक प्रवृत्ति के कारण इनका दूषित वातावरण हुआ करता है। ये आकस्मिक अपराधी कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में फंसकर अपराध कर बैठते हैं। यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिया जाए तो क्या अपराध भी समाप्त हो जाएंगे? यह गलत है। अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके द्वारा दंड की व्यवस्था है। ए सही है, आर गलत है। एक वयस्क अपराधी एवं एक बाल अपराधी में भेदक करता है आयु। एक वयस्क अपराधी एवं बाल अपराधी में सर्वप्रथम अंतर आयु का है। बाल अपराधी 16 वर्ष या 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं, जबकि वयस्क अपराधियों की आयु 18 वर्ष के ऊपर की होती है। प्रत्येक समाज या राज्य एक न्यूनतम व अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। इस अधिकतम सीमा की आयु से कम के बालक द्वारा किए जाने वाला अपराध बाल अपराध कहलाता है, जबकि इस निर्धारित सीमा से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला गैर सामाजिक व गैर कानूनी कार्य वयस्क अपराधी कहलाता है। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में विभेद करता है आयु। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना पलायनशीलता कहलाता है। पलायनवादिता में लक्ष्यों और साधनों दोनों को अस्वीकार करना होता है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति वैध साधनों से अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता और अपने पूर्व समाजीकरण के कारण अवैध साधनों से भी अपना कार्य नहीं कर सकता, तो वह लक्ष्यों और साधनों दोनों को अस्वीकार कर देता है और शराबी या नशीले पदार्थ का आदी आवारा हो जाता है। बच्चे का विद्यालय से भाग जाना इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। विधिवाद कर्मकांड लक्ष्यों को अस्वीकार करता है परंतु साधनों को स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी कॉलेज तो जाता है परंतु कक्षाओं में न जाकर के कॉलेज कैंटीन में समय बिताता है। गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होता। गलत है। गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। ये सही है। गंदी बस्तियों में यौन अपराध अधिक पाए जाते हैं। गरीबी के कारण बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे बाल अपराध एवं आवारागर्दी पनपती है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि भारतीय औद्योगिक केंद्रों के इन असंख्य गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निस्संदेह ही निर्दयता के साथ गला घोटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को प्रारंभ से ही विषपान कराया जाता है। अतः गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। बाल अपराध में कई अन्य कारण भी हैं, केवल गंदी बस्तियां ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। भारत में अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाएगा? तो इसका उत्तर है 6 से 18 वर्ष की उम्र का बच्चा बाल अपराध माना जाएगा। किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 तक संशोधित अधिनियम 2015 के अनुसार बालक लड़का लड़की से ऐसी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और भारत के अधिकांश राज्यों में 18 वर्ष से नीचे के बालक द्वारा किए जाने वाला सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार 7 वर्ष के बालक को अपराध अक्षम माना जाता है, परंतु उपयुक्त विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प भी है। एक बालिका अपचारी की अधिकतम आयु क्या होगी? तो ये 18 वर्ष।
एक 4 वर्ष के लड़के ने अपने चचेरे भाई को चाकू घोंप दिया है। बालक की यह क्रिया क्या कहलाएगी? यह क्रिया उपयुक्त में से कोई नहीं कहलाएगी, क्योंकि 4 वर्ष के बालक का अपना कोई माइंडसेट रहता नहीं है। उस गोगार्ड्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारण है? तो यह है मानसिक दुर्बलता। गोगार्ड्स ने अपनी पुस्तक मेंटल एफिशिएंसी एंड लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस में लिखा है कि मानसिक दुर्बलता, मेंटल वीकनेस, अपराध का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने अपने परीक्षण में 4000 बच्चों का बौद्धिक परीक्षण किया है। किसी व्यक्ति का अपराध प्रमाणित होने के बाद जब अपराधी को जेल ना भेजकर उसे अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा आचरण करने का अवसर दिया जाता है, तो इस प्रणाली को कहते हैं परिवीक्षा। भारत में लंबे समय से एक सुधारात्मक पद्धति के रूप में परिवीक्षा का उपयोग किया जाता रहा है। अपराधी को जमानत पर रिहा करके एक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में पर्यवेक्षण के लिए रखा जाता है। अपराधी को दिया जाने वाला दंड परिवीक्षा अवधि के तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अपराधी को अवसर दिया जाता है ताकि वो अपना सुधार कर सके। पर्यवेक्षण मैत्रीपूर्ण होता है। वास्तव में परिवीक्षा एक ऐसे अपराधियों को अन्य बंदियों से अलग रखने का एक उपाय है। इसके द्वारा अपराधी को सुधारने का एक अवसर प्राप्त होता है। विशेषता समाज की मान्य जीवन पद्धतियों को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया जाता है। कारागृह के दंड के कलंक से भी व्यक्ति बचता है। समुदाय के लिए परिवीक्षा लाभदायक है, क्योंकि इसके द्वारा पुनः सुव्यवस्थित करके व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी संस्थात्मक उपाय की तुलना में परिवीक्षा कम खर्चीला है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 इस सुधार का प्रमुख आधार है। अपराधी को सुधारने के लिए पेरोल एक अन्य महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसमें बंदी को एक सुधारात्मक संस्था में दंड का अधिकांश अंश पूरा कर लेने के पश्चात जब शर्त पर रिहाई दी जाती है तो इसे पेरोल कहते हैं। इसमें अंतर यह है कि परिवीक्षा में उसे बंदी गृह में नहीं रखा जाता, किसी संस्था में नहीं रखा जाता, और पेरोल में कुछ समय के लिए उसे बंदी गृह या संस्था में रखा जाता है, फिर उसको रिहा किया जाता है। एक बंदी को रिहा करने के लिए सुविचारित चयन और पर्याप्त तैयारी की आवश्यकता होती है। दंड की शेष अवधि तक ऐसे अपराधी को जिसे पेरोल पर छोड़ा गया है, समुदाय में निगरानी रखा जाता है। पेरोल की प्रकृति परिवीक्षा क्षमा से भिन्न होती है। निर्धन और आकस्मिक अपराधियों में कटुता और निराशा की भावना का उन्मूलन करने के लिए पेरोल पर रिहा किया जाता है। पेरोल दया नहीं है, बल्कि यह अनुबंध नियमों का एक हिस्सा है। यह अनिश्चित दंड है। प्रायः पेरोल को एक अधिकार माना जाता है, न कि इसे विशेषाधिकार।